अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपको वेलकम है बेटा। जिस तरह से आपको मालूम है कि हम केमिस्ट्री की जो क्लास हैं वो 4 यूनिट करा रहे हैं आपको। 4 यूनिट में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मेटालिक बॉन्डिंग। तो बुक्स अपनी ओपन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट योरसेल्फ 4.2 आप कंप्लीट कर चुके होंगे। जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप अपनी कॉपीज चेक करवाएं बेटा। 12 मई जो है दैट इज़ द लास्ट डेट फॉर कॉपी चेकिंग, राइट। टॉपिक शुरू करते हैं। मेटालिक बॉन्ड। आज हम आखिरी टाइप पढ़ेंगे बॉन्ड की। हमने सबसे पहले आयनिक बॉन्ड्स पढ़े, फिर कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े, फिर डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े, और आज हम सीखेंगे फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हमने पढ़े, और अब मेटालिक बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जिस तरह से इसके नाम से ही जाहिर है, मेटालिक बॉन्ड्स ये मेटल्स जो हैं उनके आइटम्स जो होंगे उनके अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स, जैसे ही हम मेटल्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में थोड़ा सा मैंने मेटल्स के बारे में आपको बताया था। जैसे ही हम सोचते हैं मेटल्स के बारे में तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमारे जहन में आती हैं मेटल्स को लेकर। ठीक है, मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टफ होते हैं। इनकी जो है वो तारे बन सकती हैं, इनकी शीट्स बन सकती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हैवी इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो है प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। अच्छा, अब ये मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये इस मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ही हैं जो मैं अभी आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, द मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होते किस वजह से? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्जेक्टिव की लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। The different properties shown by metals such as high melting and boiling points, good conduction of heat and electricity, hard and heavy nature, suggest existence of different types of chemical bonds between atoms of metals. बेटा, जो मेटल्स की एनॉमलस प्रॉपर्टीज थी, ये जो बिहेवियर्स थे इनके, ये जो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी, उनको लेकर साइंटिस्ट ने जब ये सोचा तो मेटल्स के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम शुरू किया कि मेटल्स के अंदर जो है वो शायद कुछ डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बॉन्डिंग्स मौजूद होंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मेटल्स के अंदर जो है जो बॉन्ड्स थे दैट आर द मेटेलिक बॉन्ड्स, और इन्हीं मेटेलिक बॉन्ड्स की वजह से मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। In case of metals, the hold of nucleus over the outermost electrons is weak because of large size atoms and greater number of shells in between nucleus and valence electrons. अब इसको जरा सीखते हैं लाइन को। बेटा, मेटल्स के केस में क्या होता है? जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो वीक होता है। वजह उसकी क्या है? ये जो मेटल्स हैं, जितने गुड मेटल्स हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की रखते हैं, ठीक है, एक होते हैं ना वीक मेटल्स, थोड़े से जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी नहीं होती। देखिए, जिस तरह से सोडियम एक मेटल है, लेकिन सोडियम को हम जो है वो एक ऐसा मेटल है जिसको हम छुरी से काट नहीं सकते, इतना सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, अब जो हमारे मेटल्स हैं जो अपनी सारी प्रॉपर्टीज लिए हुए होते हैं, तो उनमें जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी जो वैलेंस शेल, आखिरी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वीक होता है। उसकी वजह क्या है? एक तो लार्ज साइज, यानी साइज बड़ा होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम हो जाता है। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अराउंड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं। Furthermore, because of low ionization potentials, metal have the tendency to lose their outermost electrons easily. इसी तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स जो हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं क्या होती हैं? इनकी वैल्यूज जो हैं बहुत लो होती हैं। अब लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आउटरमोस्ट शेल से बहुत ईजी होता है। Resultantly, these loose or free electrons of all metal atoms move freely in the spaces between atoms of a metal. रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि ये जो लूज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स। इसकी पिक्चर दिखाई गई है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिएगा, ये आपकी बुक पे भी बनी हुई है। अब ये सारे के सारे ये जो पॉजिटिव नजर आपको आ रहे हैं, ये न्यूक्लियसेस हैं। ठीक है, हर एटम का न्यूक्लियस है, और ये जो आपको डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्डिंग जनरेट होती है। ठीक है, नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर एटम।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी पर्टिकुलर एटम से अटैच नहीं होते, either they belong to a common pool or belongs to all the atoms of the metal. Nuclei of metal atoms appear submerged in sea of these free mobile electrons. These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metals together, forming a metallic bond. A simple metallic bond is shown in figure. ये जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाई है, इसके अंदर metallic bond आपको शो हुआ होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बात हुई, इन शॉर्ट ये हुई कि मेटल्स के जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल्स के अंदर उनको रिमूव करना बहुत आसान होता है, और वो रिमूव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, एक समंदर इलेक्ट्रॉन्स का बना देते हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद होता है, और वो किसी भी एटम से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस मेटल के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक खास किस्म की बॉन्डिंग बनाते हैं जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये कॉपर की शो की गई है, ठीक है। ये जो डायग्राम है a schematic diagram of copper wire showing its positive nuclei, ठीक है। ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, ये सब मर्ज हुई हुई है किसके अंदर, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने डॉट से या ये जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम, और वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ, यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, अब हम वो सीखेंगे कि वो क्या होती हैं। हमने ये सीखा पिछले टॉपिक्स में कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड बन के मॉलिक्यूल तो बन गए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आया जो मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है किस तरह से जो है वो फोर्सेस हैं, और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए हैं या ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम उन्हें कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। As discussed earlier, the forces that hold atoms in a compound are chemical bond. In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules, which are called intermolecular forces. Intermolecular forces की definition क्या हुई? The strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules. Strong bonding forces कौन सी हैं? जो एटम्स को आपस में जोड़े हुए, ठीक है। आइए हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये पिक्चर देखें अगर आप गौर से HCl की, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, हम सीख चुके हैं, शाबाश, कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड जनरेट हुआ, ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी मैं पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं आपको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोल्स नजर आ रहे हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन पर। उसकी वजह क्या है कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है बच्चों। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी ज्यादा है कि अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम कहाँ पास करता है, क्लोरीन के पास, या क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई गई है, ये वो लाइन है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसी तरह का ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो ये जो रेड कलर में दिखाया गया ये केमिकल बॉन्ड है। लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनके साथ ज्वाइन हुए हैं। तो मैं अभी यही बता रहा था आपको, ठीक है, कि हमारे पास क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, ठीक है। इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ वीक फोर्सेस जो हैं वो भी हैं, जिनको ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है। और ये वीक फोर्सेस क्या कहलाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। समझ आ गई बात, ये फोर्सेस क्या कहलाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। The bonding and intermolecular forces of hydrochloric acid are shown below in figure. It requires about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecule to convert it into gas. Objective की line है. Whereas about 430 kilojoule energy required to break a chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chlorine. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। वजह क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गली जो है आपस में ज्वाइन हुए हैं।
ठीक है, समझ आ गई बात। जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो एक वीक फोर्स है, उसको सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपको दिखाई गई हैं। ये देखें, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में जो हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के जरिए जो है वो ज्वाइन हुए। ठीक है, तो ये एक जो है वो एनिमेशन दिखाई गई है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास जो हैं वो 3 तरह की हैं। ठीक है, बल्कि 2 तरह की हैं, 3 तरह की हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही तरह की पढ़ाई जा रही है 9th क्लास में। एक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज हम आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सिखाएंगे। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है बच्चों? All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces, जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाता है? van der Waals फोर्सेस कहा जाता है। आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ऑब्जेक्टिव की लाइन है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है। इलेक्ट्रिकल इन नेचर का क्या मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इन नेचर होता है। दे रिजल्ट फ्रॉम द, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं पिछले फिगर एक दफा दोबारा दिखाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये देखें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, क्यों जुड़ा था? They result from the attractions of opposite charges, which may be temporarily or permanent. The unequal sharing of electrons between two different types of atoms make one end of molecules slightly positive and other end slightly negative charged. जो कल हमने सीखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कुछ पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से पोल्स जनरेट हो जाते हैं, और एक पोल जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है और दूसरा पोल थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। अब इन पोल्स के प्रोड्यूस होने से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस में वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट चार्जेस हमें नजर आते हैं। As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atoms, it is partially negative charged, as chlorine in hydrogen chloride. The other end automatically becomes partially positive charged. देखें सर, जब ये पार्शियल नेगेटिव हुआ तो दूसरा एंड ऑटोमेटिकली पार्शियली पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आया, तो अब जब दूसरा इसका मॉलिक्यूल इस जैसा होगा, ये देखिए एक मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और हमारे पास एक बॉन्डिंग बनी, जिसको हमने क्या बोला? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्यों हुई? क्योंकि एक पोल ये था, एक पोल ये था, दोनों पोल क्या थे? अपोजिट। एक पोल था पॉजिटिव, दूसरा पोल था नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स, अपोजिट पोल्स जो है, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। और मैंने क्या कहा था? ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इलेक्ट्रिकल इन नेचर का क्या है? यहाँ पर चार्जेस हैं, तो हमारे पास देखिए ये एक यूनिट बना, ये दूसरा यूनिट बना, ये दोनों यूनिट आपस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के जरिए जुड़े हुए हैं। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये क्या कहला रही है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। When partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule, the adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to positive end of other molecule. It results in a net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole-dipole interactions as represented in HCl. ठीक है जी, तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आपको समझ में आ गए। अब हम देख लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ में क्या क्या कर चुके हैं हम लोग। टेस्ट योरसेल्फ में बेटा अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, व्हाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स वीक, व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स, which type of electrons are responsible for holding the atoms together in metals, why does a dipole develop in a molecule, ठीक है, what do you mean by induced dipole, why are dipole forces of attraction not found in halogen molecules, ठीक है, what type of attractive forces exist between HCl molecule, dipole dipole interaction है, ठीक है, define intermolecular forces, show these forces among HCl molecule। तो अभी ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, 9 के 9 सवाल हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई मसला होता है तो आप मुझे ग्रुप पे बताइए कि ये क्वेश्चन सर हमें समझ में नहीं आया, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं वो आपको डिक्टेट करा दूंगा। आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से जो है वो रीड आउट करें, अच्छी तरह से क्लास को दोबारा सीखें ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।